गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। शालिनी तुम्हारी क्लास 2 बजे से। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शालिनी तुम्हारी क्लास 2 बजे से है। मैम साहिल ठाकुर है ये। हाँ शालिनी। अच्छा साहिल है, सॉरी सॉरी, यस मुझे लगा शालिनी है। बाकी सब लोग का है? दाशम सर की क्लास नहीं लगी आज? नो मैम। कॉल किया था उनको? यस मैम, उन्होंने कॉल पिक नहीं की। बाकी सब लोग नहीं आ रहे? स्टार्ट करें फिर? यस मैम। आज हम लोग कंसंट्रेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। ओवा को कंसंट्रेट कैसे करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, क्लियर, और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। जो हम लोग एक को कंसंट्रेट करके रख रहे हैं पैरासाइट्स के, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। इफ वी डू द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जब हम फीकल मैटर्स के माइक्रोस्कोपिक और एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, उसके पैरासाइट्स के इंटेस्टाइन वगैरह के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। बेसिकली हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में माइक्रोस्कोपी के थ्रू उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? एनीवन? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोस्कोपी? कोई बता सकता है? माइक्रोस्कोपी के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि जो मोटाइल पैरासाइट है, जो मोटाइल प्रोटोजोआ है, जो मूव कर रहा है, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। जो प्रोटोजोआ, जो पैरासाइट या जो ट्रोफोजोइट्स ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं, जिनका मूवमेंट हो रहा है, उनको हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेरेस जो ओवा, सिस्ट, लार्वा जो स्मॉल नंबर्स में प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्लियर? ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर गाइज? कोई डाउट है? कोई डाउट है अभी जिसने ज्वाइन किया? ठीक है, आगे बढ़े। कई बार जब हम सैंपल को माइक्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी करते हैं, फीकल मैटर्स को, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे डेब्रीज पाए जाते हैं। डेब्रीज मतलब डेड मैटर्स, नॉन एसेंशियल मैटर्स, ठीक है। तो उस फीकल का एग्जामिनेशन सही हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उन डेब्रीज को, उन डेड मैटर्स को हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम लोग निकालें, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करें, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करें, प्रॉपर स्क्रीनिंग करें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैरासाइट्स जो होते हैं या लार्वा जो होते हैं, वो इन डेब्रीज के नीचे दब जाते हैं और उनका एग्जैक्ट काउंट
और एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में हम नहीं कर पाते, ठीक है। So that's why we need to remove such matters, such debris from the fecal matter, and after that we need to analyze. Clear, guys? Yes, ma'am. इसलिए हम लोग स्टूल कंसंट्रेशन मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, इन्फेस्टेशंस को हटाने के लिए। ये डेब्रीज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टूल कंसंट्रेशन मेथड यूज करते हैं। कंसंट्रेशन मेथड क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू सी कि बेसिकली जो पैरासाइट्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उनका मूवमेंट कैसा है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है और उनका ट्रीटमेंट कैसा है। ओके कई बार ओवा जो है, जो फीकल मैटर्स में प्रेजेंट होता है, स्पेशली ऑफ टेनिया, सोलियम एक्सेट्रा, ये उसका जो ओवा है या सिस्ट है वो हमें फीकल मैटर्स में नजर नहीं आता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेब्रीज रूटीन एग्जामिनेशन में। दैट इज व्हाई बिफोर गोइंग टू रूटीन एग्जामिनेशन वी गो फॉर स्टूल कंसंट्रेशन मेथड्स। क्लियर गाइज? आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। जो लोग उस एरिया में पाए जाते हैं लाइक अफ्रीका वगैरह जहाँ पैरासाइट्स पाना बहुत कॉमन है, उन लोगों के स्पेसिमेन में तो पैरासाइट डिटेक्ट हो जाते हैं। बट हम जैसे लोग जो प्रॉपर शहर में रहते हैं एंड इन अदर कंट्रीज जहाँ पे हाइजीन कंडीशन बहुत अच्छा है, हमारे स्टूल स्पेसिमेन को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए कि कहीं उसमें पैरासाइट है या नहीं, स्टूल कंसंट्रेशन मेथड यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? क्योंकि जल्दी पैरासाइट डिटेक्ट नहीं हो पाता है फीकल मैटर्स में। पहला रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है फीकल मैटर में जो स्टूल है उसके सैंपल में ऑर्गेनिज्म के काउंट बहुत लो हो और इसलिए वो माइक्रोस्कोपी में हमें दिखाई ना दे रहे हो, ठीक है। या डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी जब हम यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स के काउंट इतने लो हैं कि वो हमें डायरेक्टली दिखाई ना दे, ठीक है। तब हम लोग स्टूल को कंसंट्रेट करके फिर उसको एनालाइज करते हैं। बेसिकली कंसंट्रेशन करने से क्या होगा, जो वर्म्स हैं, जो लावा है, जो सिस्ट है, वो सारा हम लोग रिकवर कर सकते हैं। इवन जो ट्रोफोजॉइट्स हैं उनको हम लोग इजीली देख सकते हैं कंसंट्रेटेड में। सो दिस इज बेसिकली द इनिशियल फेज ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर गाइज? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? जनरली कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला मेथड यूज करते हैं, इथाइल एसीटेट ऐड करते हैं, फॉर्मलिन ऐड करते हैं टू अ फिक्स सैंपल। उसके बाद उस सैंपल को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स जो होता है वो हेवियर होता है, तो इट विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब, उस सेडिमेंट में देखा जा सकता है। समझ में आया कंसंट्रेशन मेथड? तो ये बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बेस्ड है। वी आर एडिंग इथाइल एसीटेट एंड फॉर्मलिन टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ सैंपल, और उस सैंपल को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, जो पैरासाइट है वो हेवियर है, लार्वा उसका या एग जो भी सिस्ट है, तो इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, और फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में एनालाइज करेंगे। क्लियर है गाइज? क्लियर? यस मैम। जो डेड डेब्रीज होंगे वो क्या होंगे, वो लाइटर होते हैं, वेरस पैरासाइट इज हेवियर, तो पैरासाइट और उसके सिस्ट एग वगैरह नीचे चले जाएंगे, जो डेब्रीज हैं वो लाइटर होते हैं, तो वो ऊपर एक लेयर बना लेंगे लिक्विड वाले पार्ट में।
तो हम लोग इजीली उसको डिकैंट करके सॉलिड वाला पार्ट निकाल सकते हैं। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई डाउट हो इतनी दूर तो पूछ लो। नो मैम। नाउ कंसंट्रेशन टेक्निक्स के एडवांटेजेस क्या हैं? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देने लगेंगे कंसंट्रेशन करने के बाद। मे बी पूरे सैंपल में वो बहुत कम हो, लेकिन कंसंट्रेशन टेक्निक अप्लाई करने के बाद हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाई देने लगते हैं, जो कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखा जा सकता है। जो वर्म है, जो लार्वा है, जो सिस्ट है, उसको इजीली रिकवर किया जा सकता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ट्रोफोजॉइट स्टेज में है तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द ट्रोफोजॉइट स्टेज दे विल बी डिस्ट्रॉयड थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। क्लियर? मेन पर्पस क्या है? ताकि हम लोग क्लियरली ओवा, सिस्ट या लार्वा को देख सके, जो कि हम लोग आम सैंपल्स में नहीं देख पाते। If we talk about the concentration methods, दो तरह के concentration method हैं। पहला है sedimentation method and दूसरा है flotation method। ठीक है? sedimentation method में हम लोग ईथर यूज करते हैं, एसिड ईथर सेडिमेंटेशन टेक्निक या फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन टेक्निक। वेयरएज फ्लोटेशन मेथड में हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन यूज करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्ट टेक्निक या जिंक सल्फेट टेक्निक, ये सारे फ्लोटेशन मेथड में यूज करते हैं। फ्लोटेशन मेथड में क्या होगा? एक फ्रॉथ फॉर्म होगा ऊपर की तरफ जो आएगा, ठीक है, स्विम करेगा, उस फ्रॉथ में आपको सारा कुछ दिखेगा। और सेडिमेंटेशन, जो आप सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, वो सेडिमेंटेशन मेथड है, फॉर्मलिन जिसमें हम लोग डाल रहे हैं। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. फॉर्मलिन डाल रहे हैं ना, इथाइल एसीटेट और फॉर्मलिन डाल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ सेडिमेंटेशन टेक्निक, जहाँ पे हम लोग ईथर और फॉर्मलिन सेडिमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। फ्लोटेशन में क्या करेंगे? हम लोग जिंक सल्फेट वगैरह सॉल्ट्स यूज करेंगे, जिससे एक फ्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगा जो सोल्यूशन के ऊपर फ्लोट करेगा। उसमें हमें डिजायर्ड एग, सिस्ट वगैरह दिखेंगे। So basically, in sedimentation method, the parasites are not floating. They are deposited at the bottom of the test tube through the centrifugation process. Guys, कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। No, ma'am. हाँ? If we talk about the sedimentation technique, what are the advantages of sedimentation technique? एक सैंपल को आप 5 मिनट में प्रोसेस कर सकते हो, तो स्पीड बहुत अच्छा है सेडिमेंटेशन टेक्निक का। ठीक है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर आप देखो तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एग, ओवा, लार्वा, सिस्ट उसको रिकवर कर लोगे। ठीक है? और तीसरा, जो पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? एपरेटस थोड़ा कॉस्टली है। दूसरा, प्रिपरेशन में डेब्रीज प्रेजेंट होंगे जो कि ऊपर डिकैंट करने पड़ेंगे आपको। तीसरा, हम लोग इसमें ईथर यूज कर रहे हैं। ईथर क्या है? फ्लेमेबल है, तो इट शुड नॉट बी ब्रॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद हीट। ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो कि टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। कुछ पैरासाइटिक स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनको हम रिकवर नहीं कर पाते।
Clear? Clear, guys? Yes, ma'am. बाकी सब क्यों नहीं बोल रहे? हाँ? मैम पता नहीं। क्या हुआ, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैम आ रहा है। आगे बढ़े फिर। यस यस मैम। मैम। दूसरा जो हम लोग फॉर्मली यूज कर रहे हैं, उसको यूज करते समय हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। अगर वो आपके लिप्स वगैरह या आईज वगैरह के कांटेक्ट में आएगा, स्किन एक्सेट्रा के, तो आपको बहुत डैमेज करेगा और बहुत हार्म करेगा। तो फॉर्मलिन शुड बी केयरफुली हैंडल्ड। Okay, guys? यस मैम। So basically what we will do, we'll use 10% formalin. We will emulsify 1 gram of fecal matter. We'll add it to the formalin solution. ठीक है? And then we'll centrifuge the tube. ठीक है? उसके बाद डिकैंटेशन प्रोसेस आएगा। डिकैंट करके आप जो सेडिमेंट है उसको लोगे और उसकी प्रॉपर स्टडी करोगे। क्लियर गाइज? यस मैम। जो इसका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है ये 2 बार में होगा। पहली बार में आप सिर्फ फॉर्मलिन 10% यूज कर रहे हो फीकल मैटर में और उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो। ठीक है? 1 ग्राम फीकल मैटर में आप 7 ml फॉर्मलिन यूज कर रहे हो और उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको स्ट्रेन करोगे। ठीक है? स्ट्रेन करने के बाद उसको बीकर में कलेक्ट करोगे। उसके बाद उस फिल्ट्रेट को आप डालोगे 15 ml ट्यूब में। ठीक है? उसमें आप ईथर डालोगे। ईथर डालने के बाद उसको आप अच्छे से मिक्स करोगे अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट तक हाथ से। उसके बाद उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करोगे 3000 आरपीएम के स्पीड से। तो बेसिकली यू आर यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन 2 बार, एक बार फॉर्मेलिन के साथ और एक बार ईथर के साथ। क्लियर गाइज? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। उसके बाद आपको डेब्रीज और वो डिकैंट करना वाला पार्ट आएगा और उसके बाद आप उसको माइक्रोस्कोपी में स्टडी करोगे ग्लास स्लाइड बना के, कवर स्लिप लगा के, जो तुम लोगों ने उस दिन किया भी था। एक सेडिमेंटेशन और होता है जिसमें हम लोग एसिड ईथर यूज करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मलिन ईथर यूज कर रहे थे, अब हम लोग इसमें एसिड ईथर यूज करते हैं। बेसिकली 15% डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है? और ईथर यूज करते हैं इथाइल एसीटेट। यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मलिन से मिक्स कर रहे थे, यहाँ पे पहले हम लोग एसिड से मिक्स करेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर उसको स्ट्रेन करेंगे, फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें हम लोग ईथर डालेंगे और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है? सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग उसको डिकैंट करेंगे, डेब्रीज वगैरह रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग उसका एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें हम लोग कवर स्लिप लगा के उसको माइक्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से। So basically we are using here hydrochloric acid in case of formalin. Okay guys? यस मैम।
मोस्टली डायग्नोसिस ऑफ एंटामोeba हिस्टोलिका यही होता है इसमें, ठीक है। जनरली क्या होता है, 2 डायग्नोस्टिक स्टेज आप देखोगे अगर आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे। सिस्ट दिखेंगे आपको अराउंड 10 to 20 mm डायमीटर के, ठीक है। न्यूक्लियाई दिखेगा, ट्रोफोजोइट्स दिख सकते हैं, ठीक है, इफ दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। तो बेसिकली आपको सिस्ट स्टेज दिखेगा इसमें। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. तो ये था तुम्हारा ओवा कंसंट्रेशन टेक्निक्स की आप फीकल मैटर्स में कैसे ओवा, सिस्ट और ट्रोफोजोइट्स की स्टडी करोगे, लार्वा की स्टडी करोगे। कोई डाउट है किसी को जिसने लेट ज्वाइन किया है वो पूछ सकता है। मैंने इसके ऊपर जो पीपीटी बनाई है वो मैंने फडीना पे डाल दिया है, तो आप लोग चेक कर लेना। साथ में मैंने एक और पीपीटी डाली है, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल वायरोलॉजी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो कल स्टडी करेंगे। और पूजा, दीपिका, कोई भी, ज्योति, कल अगर दासराम सर की क्लास नहीं लगती है तो मुझे बताना, Okay, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. कल की क्लास भी 12 बजे होगी मेरी। Okay, ma'am. कोई डाउट है इसमें किसी को, कुछ ना समझ आया हो? No, ma'am. दीपक वगैरह सब कुछ क्लियर है? साहिल? Yes, ma'am. ठीक है, फिर वो स्लाइड स्टडी करना, कोई डाउट होगा तो कल मुझसे पूछ लेना। दासराम के सर का बहुत सारा लेक्चर्स बचा हुआ है क्या? बहुत सारे टॉपिक्स बचा हुआ है अभी? Yes, ma'am. किस सब्जेक्ट हम में? हिस्टो में ज़्यादा बचा हुआ है, हिमैट का चलो फिर भी ठीक है, बट मैम हिस्टो का बहुत पड़ा है अभी। खत्म होगा 28 तक? मैम मुश्किल ही है, वैसे लग तो नहीं रहा, अगर सर क्लास नहीं लेते तो। आज भी नहीं ली। किसी की कॉल नहीं उठाई सर ने? तुम लोग ट्राई किया था उनका नंबर? यस मैम। कैसे करोगे फिर उनका सब्जेक्ट? मैम अब अगर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे सर तो हो जाएगा, पता नहीं अब बाकी। बात करो एक बार सर से, मैंने भी कॉल किया था बट उन्होंने उठाया नहीं। ओके मैम। बात करके जैसा होता है मुझे बताओ एक बार, ठीक है? यस मैम। चलो, विल मीट टुमारो अगेन एट 12, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू। क्या